नमस्कार, देवभूमि समाचार में स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ प्रियंका मिश्रा। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे और सबसे पहले आपको लिए चलते हैं सीधे लाइव देहरादून, जहां पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी क्या कुछ कह रहे हैं, आप भी सुनिए। निदेशक वित्त बड़ोनी जी एवं यूजेबीएनएल के सभी अधिकारीगण, सभी हमारे कार्मिक, सभी आए हुए आज इस बहुत शुभ दिवस पर, सभी हमारे परिवारजन जो यहाँ पर उपस्थित हैं, आए हुए सभी अतिथिगण, सभी हमारे संघों के, यूजेबीएनएल के सभी अधिकारीगण, सभी हमारे पत्रकार मित्र, छायाकार बंधुओं, मैं सबसे पहले तो आप सभी को आज यूजेबीएनएल की स्थापना दिवस की बहुत बधाई देता हूं, बहुत शुभकामनाएं देता हूं। इसके साथ ही आज यूजेबीएनएल के उद्घाटन के साथ ही वार्षिक पुरस्कार से जो सम्मानित होने वाले हमारे सभी कार्मिक हैं, उन सबको भी मैं बधाई देता हूं। बहुत शानदार कार्यालय बना है, उसमें एक साथ 500 लोग वहाँ पर काम कर सकते हैं। निश्चित रूप से आप सब बधाई के पात्र हैं। भाइयों बहनों, ये हमारे लिए बहुत हर्ष का विषय है कि यूजेबीएनएल ने जल विद्युत के क्षेत्र में अपनी विकासशील सोच, अभूतपूर्व क्षमता एवं उच्च कोटि की कार्य संस्कृति के बल पर आज राज्य ही नहीं बल्कि देश भर के जितने भी सरकारी संस्थान हैं, उन सभी सरकारी संस्थानों में एक अलग पहचान बनाई है, जिसके लिए आप सभी बधाई के पात्र हैं। राज्य स्थापना के उपरांत यूजेबीएनएल का जो गठन हुआ था, उसका सही अर्थों में ऊर्जा प्रदेश बनाने के लिए किया गया था, जिसे निगम द्वारा प्रतिवर्ष जो किए जाने वाले अपने रिकॉर्ड उत्पादन के माध्यम से बार बार अनेक चुनौतियों के बाद भी उसको साबित किया है। उन्होंने लगातार प्रत्यक्ष को कहते हैं कि प्रत्यक्षम किम प्रमाणम, तो उस प्रकार की कार्य संस्कृति को आप सब लोगों ने लगातार धरातल पर उतारा है। मैं इस विशिष्ट अवसर पर आप सब लोगों से यह भी अपेक्षा करता हूं कि आप अपनी और बेहतर कार्य संस्कृति, कुशल प्रबंधन के बल पर इसी प्रकार ऊर्जा के क्षेत्र में नए नए कीर्तिमान स्थापित करेंगे और जो हमारी कार्य संस्कृति है उसको और मजबूत बनाएंगे और धरातल पर उतारेंगे। भाइयों बहनों, राज्य निर्माण के समय से ऊर्जा के क्षेत्र को हमारी आर्थिकी का मूल आधार माना गया था, परंतु हमारा दुर्भाग्य रहा कि हमारा ये लक्ष्य अभी तक पूर्ण रूप से सफल नहीं हो पाया है। अभी धरातल पर बहुत सारी चीज़ें उतरनी हैं। जिस प्रकार की हमें अभी कार्य संस्कृति की आवश्यकता है, उसको और हमें अपने कार्य व्यवहार में लाना है और नवाचार करने हैं। क्योंकि आज जो हमारी दुनिया है, देश है, तेजी से आज ज्ञान विज्ञान के क्षेत्र में आगे बढ़ रही है। नए नए आविष्कार हो रहे हैं, नवाचार हो रहे हैं। उन नवाचारों में हमको, चूंकि जैसा अभी राधा मैडम ने यहाँ से बोला कि ग्रीन एनर्जी के क्षेत्र में और इकोनॉमी जो हमारा मुख्य आधार है, वह भी हमारा सस्टेन रहे, उसमें भी किसी प्रकार की गड़बड़ी न हो, तो उस क्षेत्र में और जो हमने एक लक्ष्य लिया है अगले 10 वर्षों का, जो हमारे प्रधानमंत्री जी ने कहा है कि ये दशक उत्तराखंड का दशक होगा, निश्चित रूप से उनके ये शब्द हम सबको बहुत ऊर्जा से भर देते हैं। और ऊर्जा के साथ भरने के साथ साथ हम सबके अंदर एक हमारे जो है कर्तव्य का बोध भी कराते हैं। कहीं ना कहीं उनके शब्द हमारे लिए जहाँ प्रेरणा है, वहीं हमारे लिए चुनौती भी है कि हर क्षेत्र में हमको ये दशक उत्तराखंड का दशक बनाना है। और आने वाले 10 सालों में हमें जो राज्य की जीएसडीपी है, आर्थिकी है, उसको भी डबल बनाना है।
वो लोग, हमने 5 सालों का लक्ष्य लिया है, प्रधानमंत्री जी ने हमको 10 सालों का एक हमारे सामने एक विजन दिया है, तो उस विजन को साकार करना है और हम सबको मिलकर काम करना है। आपने देखा होगा अभी देहरादून में जो ग्लोबल इन्वेस्टर समिट डेस्टिनेशन उत्तराखंड हमने यहाँ पर किया था और उसमें जो लक्ष्य रखा उस लक्ष्य से कहीं अधिक MOU हमारे हो चुके हैं और बहुत सारे अभी प्रस्ताव के रूप में हैं। जब हम इसकी शुरुआत कर रहे थे तो हमने वास्तव में ये जब 2.5 लाख करोड़ का हमने लक्ष्य लिया था तो ये लक्ष्य हमको बहुत बड़ा लग रहा था। हम सोच रहे थे कैसे इस लक्ष्य तक पहुंचेंगे, लेकिन भगवान की कृपा हुई, बाबा बद्री विशाल की कृपा हुई, बाबा केदारनाथ जी की कृपा हुई, आप सबकी शुभकामनाओं से धीरे धीरे बढ़ते बढ़ते और जो 2.5 लाख करोड़ का जो लक्ष्य था वो सबमिट होने से पहले ही पूरा हो गया। तो ये थे देहरादून से मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी। और इसके बाद बात करेंगे अगली खबर की। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने विजय दिवस के अवसर पर शहीद स्मारक पर श्रद्धांजलि अर्पित कर कहा कि विजय दिवस के अवसर पर हम उन सभी योद्धाओं को श्रद्धांजलि देते हैं जिन्होंने अदम्य साहस और पराक्रम से 16 दिसंबर 1971 को पाकिस्तान की सेना को आत्मसमर्पण करने के लिए मजबूर कर दिया था। सभी वीर योद्धाओं को अपनी श्रद्धांजलि देते हैं, उनको नमन करते हैं जिन्होंने अदम्य साहस, वीरता और पराक्रम से 16 दिसंबर 1971 को पाकिस्तान की सेना को आत्मसमर्पण के लिए मजबूर कर दिया। 93,000 से अधिक सैनिकों को कहीं न कहीं आत्मसमर्पण करने के लिए मजबूर किया। उनकी वीरता के कारण से हमको इस ऐतिहासिक दिन को देखना पड़ रहा है। ये दिन हम हर वर्ष मनाएं, हर वर्ष अपने नौजवान पीढ़ी को भी इस दिशा में प्रेरित करें कि उनकी वीरता से, उनके साहस से, उनके पराक्रम से वह नई पीढ़ी भी हमारी परिचित होती रहे। और आज और पहले में जो सेना में और सेना के मनोबल में, सेना की सुविधाओं में, उपकरणों में जिस प्रकार से आज परिवर्तन हुआ है हमारे प्रधानमंत्री आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व में, कि आज सैनिकों का हर प्रकार से मनोबल बढ़ रहा है। बाल संप्रेषण गृह में बाल कैदियों को सुधारने के लिए रखा जाता है, लेकिन क्या उन्हीं संप्रेषण गृहों में बाल कैदियों के साथ अत्याचार हो रहा है? क्या बच्चों को हवस की भट्ठी में धकेला जा रहा है? ये सवाल इसलिए है क्योंकि ऐसा ही एक मामला हल्द्वानी से सामने आया है, जहां बाल संप्रेषण गृह की 2 महिला कर्मचारियों पर नाबालिग बच्चियों के साथ जबरन जिस्म फरोशी के धंधे में धकेलने का संगीन आरोप लगे हैं। मामला सामने आने के बाद हड़कंप मच गया है। आरोप है कि महिला कर्मचारी नाबालिग और किशोर बच्चियों को बाहर ले जाती हैं और उनसे जबरन जिस्म फरोशी का धंधा करवाती हैं। मामले में बाल कल्याण समिति के सदस्य रविंद्र रौतेला की तहरीर पर कोतवाली पुलिस ने रिपोर्ट दर्ज कर दी है। वहीं बाल कल्याण समिति ने इसको लेकर पीड़ित से बातचीत की तो मामला सही पाया गया, जिससे हड़कंप मच गया। ऐसे में इस मामले में कई तरह के सवाल खड़े हो रहे हैं। सवाल ये भी है कि क्या सिर्फ एक लड़की के साथ हुआ है या और भी लड़कियां इसमें शिकार बनी है। सवाल ये भी है कि क्या सुरक्षा पर तैनात होमगार्ड भी इसमें शामिल है और ये घटना कब से हो रही है, कितनी लड़कियां इसका शिकार बनी हैं, इसकी जांच जरूरी है। इस पूरे मामले ने पूरे सिस्टम पर सवाल खड़े कर दिए हैं। हम लोगों की नॉलेज में आई थी कि नारी निकेतन जो बाल संप्रेक्षण गृह है, वहाँ पर एक बच्चे ने वहाँ के स्टाफ पर दुर्व्यवहार की कुछ शिकायतें करी हैं और गंभीर आरोप लगाए हैं, जिसमें शोषण के संबंध में भी आरोप लगाए गए हैं। कल रात को ही हमारी टीम वहाँ चली गई थी और सभी जो सक्षम अधिकारी हैं उनकी उपस्थिति में बालिका के बयान वगैरह लेकर जो FIR है संबंधित दोषियों के विरुद्ध वो दर्ज कर ली गई है। अभी पुलिस आगे की इन्वेस्टिगेशन कर रही है। जो भी तथ्य सामने आएंगे वो समय समय पर अवगत कराएंगे। भी महिलाएं हैं हमारे राजकीय महिला कल्याण पुनर्वास केंद्र में, इनको जब मेडिकल इमरजेंसी होती है तो एक कार्मिक और एक होमगार्ड द्वारा इनको अस्पताल में ले जाया जाता है। उसके बाद वहाँ से चेकअप कराने के बाद इसको वापस लेके आया जाता है। लेकिन वहाँ कमरे में जाती थी? जी बिल्कुल बिल्कुल। और एंट्रियाँ भी होती हैं यहाँ पे। उनको जब मेडिकल अस्पताल में ले जाया जाता है, मेडिकल के पर्चे होते हैं तो उसमें सब एंट्रीज हैं इनकी। ये कैसे हो? एक्चुअली सर, इसमें जो ये बालिका है, ये बालिका उधम सिंह नगर बाल कल्याण समिति के ऑर्डर से आई हुई है हमारे पास नवंबर में। तो ये जो बालिका है इसके इनको हमने डॉक्टर को दिखाया था, मैं सुचना तिवारी अस्पताल में, जहाँ पे इन्होंने
मानसिक चिकित्सक को दिखाया, डॉक्टर युवराज पंसर को दिखाया था, तो उन्होंने कहा कि ये थोड़ा मानसिक तनाव में है, डिप्रेशन में है, तो इनकी काउंसलिंग वगैरह चल रही थी। कौन सी कमरे में चल रही थी? शारीरिक शोषण उसके साथ हुआ है? नहीं, यहाँ पे अस्पताल में सर, तो वहाँ पे डॉक्टर के पास ही भेजा गया है उसको, तो वहाँ पे कैसा तो वो 2 महिलाएं कर्मचारी हैं? यस सर। तो कमरे में क्यों ले जाती थी? आपको बताया होगा क्यों ले जाती थी? सर इनको तो अस्पताल ले जाया जाता था, तो अस्पताल में जो डॉक्टर का कक्ष है वहाँ पे ले जाया जाता बच्चे था। आरोप है मैम? सर ये तो जब जांच होगी सर उस पर सत्यता आएगी। इसमें एक बात और है, जो बच्चियाँ यहाँ से जाती हैं उनके साथ सुरक्षा भी जाती है, तो सुरक्षाकर्मी भी इसमें सम्मिलित हैं क्या? सर एक यहाँ पे हमारा कर्मचारी जाता है और एक हमारी होमगार्ड जो होती है वो जाती है। आवश्यकता पड़ने पर उनको अस्पताल भेजा। नाम बताइए, कर्मचारी का नाम क्या नाम है उनके? सर जो भी स्टाफ होता है, जो कर्मचारी क्या था, कौन जो मेंशन होगा ना, नाम बताइए उनके आप। जो कर्मचारी गए, जो कर्मचारी के साथ गए थे उस दिन कौन कौन महिला गई थी इस बच्ची के साथ जो गए थे? सर उसको तो हमने 2-3 बार भेजा हुआ है अस्पताल, तो जो स्टाफ ड्यूटी पे रहता है सर उसके अनुसार उसको भेजा जाता है उसके साथ। दर्ज हुआ है ना कल? जी सर जी। तो किस नाम हुआ? सर कल को तो एक्चुअली इसमें जज मैडम आई थी हमारे यहाँ पे निरीक्षण पे, तो उन्होंने तो ये बच्ची ने कहा हमसे मैम से बात करनी है, तो उन्होंने बात करी। इसका मुझे नहीं पता कि उन्होंने क्या बात करी है। सुरक्षा को लेकर क्या किया जा रहा है आपके द्वारा? सर बालिका की सुरक्षा के लिए सर यहाँ पे हमारे पूरे CCTV लगे हुए हैं, कोई भी जिसका भी आना जाना होता है वो सब लगा हुआ है यहाँ पे, और साथ में महिला होमगार्ड्स है सर, पूरे 24 घंटे के लिए यहाँ पे अवेलेबल होती हैं, साथ में कर्मचारी। क्या नाम है? किस पद पर है? मैं यहाँ पे सुपरिटेंडेंट। और इसी खबर पर हमारे साथ हल्द्वानी से संवाददाता अमित चौधरी लाइव जुड़ चुके हैं। अमित, इस समय आप नारी निकेतन की उस जगह पर हैं जहां पर ये घटना हुई है। जानकारी दीजिए किस तरह से ये घटना हुई है, क्या कुछ आप देख पा रहे हैं, क्या निकलकर सामने आ रहा है? बिल्कुल, देखिए ये कल का मामला है जिसमें एक मामला दर्ज हुआ है। इसमें नाबालिगा की तरफ से जो यहाँ पर बाल सुधार गृह में रहती थी और उस तरफ से कहा गया है कि उसके साथ उत्पीड़न होता था, और ये उत्पीड़न और कोई नहीं, यहाँ की जो महिला कर्मचारी थी, जिन 2 महिला कर्मचारी उसने खुलासा किया है, उनके द्वारा उत्पीड़न किया जाता था, उसको बाहर ले जाया जाता था और बाहर ले जाकर के उसके साथ शारीरिक शोषण किया जाता था। उसको लेकर के बहुत ही गंभीर मामला यहाँ पर सामने आया, जिसको गंभीरता को देखते हुए यहाँ पर जो महिला एवं बाल विकास मंत्री है रेखा आर्या, उनकी तरफ से भी तत्परता दिखाते हुए इस पे संज्ञान लिया गया है। और साथ ही अभी मैं क्योंकि मौके पर हूँ और यहाँ पर अभी जो जिला जज है और जिला अधिकारी वंदना सिंह के साथ सिटी मजिस्ट्रेट ऋचा सिंह यहाँ पर मौके पर मौजूद है, और अभी यहाँ पर जो मामले को लेकर के पूरी यहाँ पर छानबीन की जा रही है। और साथ ही अगर बात की जाए 2 महिलाओं की जिन पर आरोप लगाया, तो उसमें एक PRD की कर्मचारी थी और एक पुलिस की कर्मचारी थी, जिस पुलिस की कर्मचारी को तत्काल प्रभाव से यहाँ पर सस्पेंड कर दिया गया। और वही जो PRD की जवान थी, उनके यहाँ पर संबंधित विभाग में उनको वहाँ पर उनको अटैच कर दिया है। और साथ ही मामले की गंभीरता को देखते हुए यहाँ पर तमाम हर पहलू से यहाँ पर जांच की जा रही है। और अभी क्योंकि मामला गंभीर है और एक नाबालिग लड़की से जुड़ा हुआ है, तो उसको देखते हुए यहाँ पर कुछ कहने से हालांकि जो संबंधित अधिकारी वो बच रहे हैं, लेकिन इतना जरूर है कि यहाँ पर घटना को देखते हुए कहीं ना कहीं हड़कंप मच चुका है पूरे विभाग में। और बात की जाए तो यहाँ पर खुद रेखा आर्या ने इसका संज्ञान लिया है, और साथ ही जिला जज यहाँ पर अभी मौजूद रहेंगे। और क्योंकि इस गेट से अंदर जाने की अनुमति हमें फिलहाल नहीं दी गई है, क्योंकि अंदर जो जज है वो लगातार मौके की यहाँ पर जो मौके पे बने हुए हैं और लगातार यहाँ पर जो जांच है उनकी तरफ से की जा रही है। जी, इस तमाम जानकारी के लिए आपको बहुत बहुत शुक्रिया अमित जी। तो ये हमारे साथ संवाददाता जुड़े हुए थे। और फिलहाल रुकते एक छोटे से ब्रेक के लिए, फौरन वापस लौटते हैं। ब्रेक के बाद बात करेंगे अगली खबर की। 1971 के युद्ध में पाकिस्तान पर भारतीय सशस्त्र बलों की ऐतिहासिक जीत को चिन्हित करने के लिए कर्तव्य पथ पर सर्वोच्च बलिदान देने वाले हमारे बहादुरों को श्रद्धांजलि देने के लिए हर साल 16 दिसंबर को विजय दिवस मनाया जाता है। मुख्यालय उत्तराखंड के सब एरिया में विजय दिवस की 52वीं वर्षगांठ मनाई गई। खबर पिथौरागढ़ से है, जहां शहीद स्मारक उल्का देवी मंदिर में धूमधाम से विजय दिवस मनाया गया। मंदिर परिसर में विधायक, डीएम, एसडीएम ने पूर्व सैनिकों ने शहीदों को पुष्प चक्र देकर श्रद्धांजलि दी। तो वहीं कार्यक्रम के दौरान पुलिस ने टुकड़ी ने गार्ड ऑफ ऑनर दिया। कार्यक्रम में अतिथियों ने वीर नारियों को
अंग वस्त्र भेंट कर सम्मानित किया। साथ ही साथ स्कूली बच्चों ने देशभक्ति के गीत प्रस्तुत किए। शिक्षा विभाग व नेहरू युवा केंद्र ने निर्णय प्रतियोगिता व चित्रकला प्रतियोगिता के विजेता बच्चों को प्रशस्ति पत्र दिए। हल्द्वानी के शहीद पार्क में आज विजय दिवस मनाया गया। 1971 की लड़ाई में अपनी शहादत देने वाले वीर जवानों को आज याद करते हुए शहीद स्मारक स्थल पर पुष्प चक्र अर्पित किए गए, जिसमें पुलिस प्रशासन के साथ ही सैनिक कल्याण अधिकारी, भूतपूर्व सैनिक मौजूद रहे। जिस दौरान जिला सैनिक कल्याण अधिकारी ने कहा कि 1971 में भारत पाक युद्ध में नैनीताल जिले से 15 जवान शहीद हुए हैं। इस युद्ध में भारतीय जवानों की वीरता का लोहा पूरे विश्व ने माना। पाकिस्तान ने 93,000 सैनिकों ने आत्मसमर्पण किया, जो कि एक विश्व रिकॉर्ड है। तभी जाकर बांग्लादेश की स्थापना 16 दिसंबर 1971 को हुई। 1971 आज के दिन ही हमारे वीर सेनानियों ने बांग्लादेश को पाकिस्तान से अलग किया था और 16 दिसंबर 1971 को आज के दिन बांग्लादेश बना था। इसमें भारत के 3,843 जवानों ने भाग लिया, अपने प्राणों की आहुति दी और उसमें से लगभग 255 उत्तराखंड के थे और 16 नैनीताल के थे। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने शहीद स्क्वाड्रन लीडर अभिमन्यु राय के जैनतवाला स्थित आवास पहुंचकर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की है। शोकाकुल परिजनों को ढांढस बंधाया। उन्होंने इस दौरान शहीद के चित्र पर पुष्पांजलि अर्पित की। मुख्यमंत्री ने ईश्वर से पुण्यात्मा को अपने चरणों में स्थान देने और शोक संतप्त परिजनों को असीम कष्ट सहन करने की शक्ति प्रदान करने की कामना की। इस अवसर पर प्रदेश के सैनिक कल्याण मंत्री गणेश जोशी भी मौजूद रहे। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने यूसीसी का समर्थन करते हुए कहा है कि सभी प्रदेशवासियों की भलाई के लिए, उनके सम्मान की रक्षा के लिए ये जरूरी है। साथ ही कड़े शब्दों में भी कहा कि तुष्टीकरण की राजनीति करने वालों की दुकान बंद करने के लिए यूसीसी आवश्यक है। भाइयों बहनों, उत्तराखंड में हम यूसीसी जल्दी ही लागू करने वाले हैं। उसकी हमको रिपोर्ट मिल जाएगी जल्दी। यूसीसी कमेटी ने कहा है कि हम जल्दी ये रिपोर्ट दे देंगे और जिस दिन यह कानून उत्तराखंड में लागू हो जाएगा उस दिन हमारा समान नागरिक संहिता ये देश के लिए भी कहीं न कहीं एक उदाहरण पेश करेगा। खबर देहरादून से है, जहां आरटीई योजना के तहत सरकार काम कर रही है। आरटीई योजना जिसमें हर बच्चे को शिक्षा देना सरकार की पहली प्राथमिकता है, जिसके लिए जनपद स्तर पर मॉडल स्कूल खोले गए हैं और रिजल्ट सरकारी आंकड़ों में भी आ रहे हैं। पर स्कूलों की हालत देखते हुए आप ये सोचने पर मजबूर हो जाएंगे कि आखिर बच्चों के साथ कैसा खिलवाड़ किया जा रहा है। जहां प्राइवेट स्कूलों में स्टाफ मौजूद रहता है, तो वहीं ऐसा स्कूल जहां 84 बच्चों की भीड़ में एक शिक्षक काम कर रहा है, जिससे परेशान होकर अभिभावक अपने बच्चों को यहाँ से निकाल रहे हैं। टीचर है, तो यहाँ पे 3 टीचर थे, 2 टीचरों का ट्रांसफ़र हो गया जुलाई में और उसके बाद फिलहाल तो मैं अकेला रह गया यहाँ पे। मेरा भी ट्रांसफ़र हो रखा था लेकिन मेरा दूर हुआ तो इस वजह से मैं जा नहीं पाया वहाँ। और उसके बाद यहाँ पे व्यवस्था ये हुई कि यहाँ पास के एक चरगडी स्कूल यहाँ पे है, वहाँ पे छात्र संख्या कम थी तो वहाँ से एबीओ मैडम ने एक टीचर की यहाँ व्यवस्था की। तो फिलहाल यहाँ पे वर्तमान में अभी 81 छात्र संख्या पे 2 ही टीचर हैं ना, जबकि आरटी का रूल है कि कम से कम 100 बच्चों पे 3 टीचर होने चाहिए। तो हमें भी ये है कि कम से कम 1 टीचर यहाँ पे हो जाए तो ये काफ़ी है। हरिद्वार में लैंड जिहाद के खिलाफ एक और कार्रवाई की गई है, जहां पर ज्वालापुर क्षेत्र की खन्ना नगर कॉलोनी में एक मकान के पीछे बनी मजार को प्रशासन और नगर निगम के अधिकारियों की मौजूदगी में तोड़कर हटाया गया। बताया जा रहा है कि मजार कई दशक पुरानी थी। कार्रवाई के दौरान मौके पर पुलिस बल तैनात रहा। प्रशासन की टीम ने स्ट्रक्चर को हटाकर भूमि को नगर निगम के हवाले कर दिया। इस दौरान यहां पर आवाजाही पर रोक लगा दी गई। साथ ही मीडिया को भी कार्रवाई से दूर रखा गया।
संरचनाएं जहाँ पे भी सार्वजनिक जगह में हैं और अतिक्रमण के तौर पे हैं, उनको नोटिस देने के उपरांत तो पूरे विधिवत तरीके से अब शांतिपूर्ण तरीके से उनको हटाया जा रहा है। तो उन्हीं में से एक जगह ये है। ये यहाँ पर किस तरह जो हटाया जा रहा जो ये वाली धार्मिक संरचना है, ये मजार के स्वरूप में है, जिसको हटाया जा रहा है। है? सर अब यहाँ से मजार ही उपयोग क्या होगा? नगर निगम के क्षेत्रांतर्गत है, नोटिस भी उनके द्वारा दिया गया था, तो उनके माध्यम से इसमें अग्रिम कार्रवाई की जाएगी। अभी सर यहाँ पे बनी हुई जो हमारे पास सूचना थी उसमें ऐसा कोई यहाँ पे बहुत धार्मिक गतिविधियाँ ज़्यादा नहीं थी, बस ये कि नगर निगम के द्वारा इसमें नोटिस वगैरह दिए गए थे और उन्हीं के क्षेत्रांतर्गत है। तो इसमें आगे की जो, जैसा आपने सवाल पूछा अभी, इसमें आगे क्या किया जाएगा, तो कम्युनिटी सेंटर वगैरह बनाया जा सकता है, जो भी बनाया जाएगा नगर निगम के द्वारा करेगा। इसी के साथ फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। नमस्कार।